हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर एग्जाम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका एनालिसिस कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जाके आप उसे ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी 24 मई 2024 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ था, उसका हमने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 ही सॉल्व किया था। एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर एग्जाम और वेरियस जो एग्जाम अदर एग्जाम कंडक्ट कराता है आयोग, उनका पेपर 1 का सिलेबस सेम है और ऑलमोस्ट वही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर सेट मिलेगा। ठीक है, तो वही यूनिट से ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की कंबाइंड यूनिट, ट्राइब्स की और 5th यूनिट आईसीटी और करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन आपको शानदार इसमें देखने मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि किन पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हम वीडियो में ही कवर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है? जितने भी मध्य प्रदेश में पठार है, पर्वत है, हिल्स है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 1 से 2 मिनिमम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। रिवर हो गया, पर्वत हो गया, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया है, जाके आप उसे भी देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले बनाया हुआ था काफ़ी, तो उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भूआकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए हम विंध्यन रेंज की बात कर लेते हैं। जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज, ठीक है, उसमें 3 भाग आप देख सकते हो। एक विंध्यन, विंध्यांचल, विंध्यांचल, एक आप बांडेर और एक केमूर। ठीक है, जो सबसे पूर्वी भाग है वो केमूर है और सबसे पश्चिम भाग विंध्यन या विंध्यांचल पर्वत है। ठीक है, ये विंध्यांचल रेंज है पूरी। इसमें 3 हम कैटेगराइज करते हैं। विंध्यांचल में यदि पश्चिम भाग में बात करें तो इसमें एक मांडू मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो मैं बता देता हूँ। एक असरफी पहाड़ी, अशरफी हिल, वांचू पॉइंट। वांचू पॉइंट बताइएगा आप कहाँ पे लोकेटेड है। जाना पाव तो हम सब जानते हैं, कौन से रिवर का ओरिजिन होता है ये भी आप बताइएगा, जाना पाव। एक फिर आएगा काकरा वर्डी, काकड़ी वर्डी और सलकनपुर, सीहोर वाला सलकनपुर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। एक भीमबेटका रायसेन, भीमबेटका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब भांडेर रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भांडेर है वहाँ पे सद्भावना हिल्स या गुडविल पीक, जो कि जो विंध्यन रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए, चोटी पूछी जाए, तो हो जाएगी सद्भावना हिल्स, सद्भावना हिल्स। ठीक है, इसे गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं और 752 मीटर इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, और ये है आपकी लोकेटेड दमोह में, दमोह। एक अब लास्ट है आपका कैमूर हिल, ये सबसे पूर्वी भाग है विंध्यन रेंज का। इसमें 2 पर्वत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, त्रिकुटा पर्वत मेहर में, और एक है आपका गिद्धराज पर्वत, गिद्धराज पर्वत, ये भी मेयर में है। ठीक है, जितनी चीज़ें बताई विंध्यन रेंज से यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहाँ से ही फ्रेम होगा। ठीक है, अब सतपुड़ा की भी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। यह आपका सेकंड ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसमें भी 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, एक मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि विंध्यन रेंज की लेंथ पूछ ली गई थी एमपीपीएससी द्वारा। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 1000 से लेके 1200 किलोमीटर जो लेंथ है इसकी विंध्यन रेंज की, और यदि सतपुड़ा की पूछी जाए तो लगभग 900 किलोमीटर। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है, ये दोनों फैक्ट पीवाई की हो चुके हैं। विंध्यन रेंज का कैटेगराइजेशन हम देख लेते हैं, सॉरी सतपुड़ा रेंज का। देखिए, इसमें क्या आएगा, राजपीपला पश्चिम भाग, और सतपुड़ा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, महादेव और एक मेकाल।
ठीक है। तो देखिए जो ये राजपीपला है, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक आपको फैली हुई दिखाई देगी। और इसके अंतर्गत जो हिल्स आती है वो एमपीपीएससी के फेवरेट है। ठीक है। तो इसमें जो हिल्स है उसमें एक अखरानी है, बड़वानी है, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, ये ग्वालीगढ़ पीवाईक्यू हो चुका है, पीवाईक्यू। उसके बाद असीरगढ़, ये एमपीपीएससी का प्री 2026 में पूछ ली गई है। और एक मथवार। ठीक है। कौन कौन सी? अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, असीरगढ़ और मथवार हिल्स। ये मथवार हिल्स भी पीवाईक्यू हो चुका है। ठीक है। और यदि राजपीपला की हाईएस्ट पीक पूछ ली जाए तो चुलगिरी पर्वत। ठीक है। चुलगिरी पर्वत का लोकेटेड है बड़वानी में, 12-15 मीटर हाइट है, ऊंचाई। ठीक है। जो इसके अंतर्गत हिल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजपीपला के अंतर्गत एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में यहाँ से फ्रेम होते हैं, जैसे अकरानी, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, असीरगढ़, मथवार। और ये महादेव श्रेणी की बात करें तो महादेव श्रेणी के अंतर्गत है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। और मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी पूछ लिया जाए तो धूपगढ़ ही होगा, 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई। और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख स्थान है, कौन कौन सी चोटी है? तो एक तो धूपगढ़ हो जाएगा, पचमढ़ी, ठीक है, चौरागढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़, नंदीगढ़, एक आ जाएगा आपका कालीभीत। एक कालीभीत का है, कालीभीत बैतूल में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मेकाल, तो ये आ जाएगा आपका इसमें अमरकंटक, अमरकंटक, बेहर पठार। बेहर पठार किस खनिज के लिए फेमस है? ये एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है। किरार वैली, किरार वैली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बदरगढ़ पीक भी आती है, वो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स की बात कर लेते हैं जहाँ से मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ हो सकता है जो पूछी जाए, जैसे लांजी हिल्स, ये अभी तक नहीं पूछी गई है बट पूछी जा सकती है, बालाघाट में। लमेटा घाट, ये पूछा जा चुका है, जबलपुर। नारो हिल्स, नारो हिल्स ये भी पूछा जा चुका है, बायो हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बोल रहा हूँ, बायो आई थिंक कुछ एक लिस्ट बनती है बायो बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट करके, तो उसमें आप देखिएगा सतना है, कि सतना की नारो हिल्स है और पाताल पानी वगैरह है। एक जाना पाओ तो हम सब जानते हैं, महू। त्रिकुटा पर्वत, जिसकी हमने चर्चा कर ली है, मेहर। धजरी हिल्स भी पूछा जाता है, धजरी कहाँ लोकेटेड है? धजरी हिल्स इंदौर। टोंगरा, टोंगरा पीक 430 मीटर, श्योपुर, मध्य भारत पठार की हाईएस्ट पीक। कालीबीत पूछा जा चुका है आई थिंक। और गिद्धराज पर्वत मेहर में मैंने आपसे शेयर कर दिया है। धार की एक दो पिक्स पूछी जा चुकी है, मोगरबा, मोगराबा, नीलकंठ, नीलकंठ, गोमनपुर, गोमनपुर, शिकारपुरा, ये सभी धार की सर्वोच्च चोटी है। ये धार की चोटी है और इसमें सर्वोच्च पीक पूछ ली जाए धार की तो मोगराबा। देवास का है शंकरगढ़, ये शंकरगढ़ पीवाईक्यू हो चुका है, शंकरगढ़, ये है देवास में लोकेटेड। एक हांडिया आता है, वो आता है आपका हरदा में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता है। बुंदेलखंड में जो भू आकृतिक विशेषता आपको देखने मिलेगी वो है शंक्वाकार पहाड़ी, कोनिकल हिल्स। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बुंदेलखंड पठार में जो झांसी और सागर के मध्य आपको पेनीप्लेन्स मिलेंगे, समप्राय मैदान। इन मैदानों के बीच में क्या होता है, छोटी छोटी आपको पहाड़ियाँ देखने मिलेगी कोनिकल शेप में, शंक्वाकार पहाड़ियाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है, टोर। ये टोर भी पूछा जा चुका है PYQ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार पहाड़ियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। सॉइल सिलेबस का पार्ट है, एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो मध्य प्रदेश या भारत की जो भी सॉइल्स देख लीजिए आप, उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी आपको देखने मिलेगी। कॉमन सेंस के माध्यम से आप जा सकते हो, क्योंकि इसीलिए तो हम NPK का यूज़ करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, चंबल वाले रीजन में जलोढ़, मालवा रीजन में ब्लैक सॉइल, बुंदेलखंड रीजन में मिक्स्ड या मिश्रित मृदा, जो बघेलखंड रीजन है लाल पीली मिट्टी, और जो बालाघाट का रीजन है, बालाघाट से बैतूल तक के कुछ एरिया में लेटेराइट सॉइल आपको देखने मिलती है, लेटेराइट। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल है उसको चैरनोजेम, कपासी या रेंगुर सॉइल भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को चलका या डोरसा कहा जाता है। लेटेराइट सॉइल को सफ़ेद मृदा या लाल भूरी मृदा, और जो जलोढ़ मृदा है उसको दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और मिक्स्ड सॉइल आपके बुंदेलखंड रीजन में मिलती है। इनका परसेंटेज भी आप देख सकते हो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ब्लैक सॉइल 47% है, और 33% के समथिंग है आपकी लाल पीली मिट्टी। मिक्स सॉइल 10% के समथिंग याद आ रहा है, जलोढ़ 3% और लेटेराइट सॉइल 2% के समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? क्या बात कर रहा है, उष्ण आर्द्र। यहाँ पे आपको कैटेगराइजेशन पता होगा, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको, वर्षा के आधार पर ये जो रेंज है, यहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपको मिलेंगे। फिर जो बीच का एरिया है वह आपको पर्णपाती वन, और जो आपका बघेलखंड रीजन है और सदर्न ईस्टर्न MP है, वहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन, ये देखने मिलेगा। एग्जाम्पल, यदि शुष्क वन की बात करें तो खेर, जो शुष्क वन है उसमें खेर, बबूल, पलाश वगैरह मिलते हैं। पर्णपाती वन में सागौन हो गया, शीशम हो गया, नीम वगैरह हो गया, पीपल, ये सभी पर्णपाती वन है। और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में साल, बांस, महुआ, हरा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यह पूछ रहा है आर्द्र पतझड़ वन, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, मतलब ये वाला रीजन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन या आर्द्र पतझड़ वन। तो देखिए, ये जो रीजन है मुरैना आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा। बालाघाट, मंडला, शहडोल, यस इसमें इंक्लूड हो रहा है। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये तो जो आपका बुंदेलखंड है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और मंदसौर वाले रीजन में शुष्क वन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़े हम फॉरेस्ट की भी चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, और फॉरेस्ट से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलेगा, ये फिक्स है। देखो, डेंसिटी के आधार पर देखें तो वन विभाग ने कैटेगराइज किया है डेंसिटी के आधार पर डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, जिसकी कैनोपी 70% से अधिक हो वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, 40 से लेकर 70% कैनोपी मॉडरेट, और 10% से अधिक कैनोपी वाले ओपन फॉरेस्ट।
परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट कितना है पूछा जा सकता है, 2.2%। मॉडरेट फॉरेस्ट 10.87% और ओपन फॉरेस्ट 11.85%। सबसे अधिक कौन सा है? ओपन फॉरेस्ट। ठीक है। एक कैटेगराइजेशन किया है एसके सेट और हैरी जॉर्ज ने, वो वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। जो एस के सेट और हैरी जॉर्ज ने वर्गीकरण किया है, उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है। ये कहाँ मिलते हैं? तो बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? बैतूल वाले रीजन में, बैतूल, नर्मदापुरम। ठीक है। और जो आपका खंडवा बेल्ट है वहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन देखने मिलेंगे। और ये पूछा जा चुका है कि इन वनों को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है। ये पीवाईक्यू हो चुका है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यदि वन पूछ ली जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये कैटेगराइजेशन एस के सेट ने किया है। थर्ड है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट आपको कटिले वन जो राजस्थान से लगा हुआ एरिया है वहाँ देखने मिलेंगे। और फोर्थ कैटेगराइजेशन क्या है? उपाद्र पहाड़ी वन, सब अल्पाइन फॉरेस्ट। सब अल्पाइन फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो पचमढ़ी में है। और ये भी पीवाईक्यू हो चुका है। तो चार कैटेगराइजेशन याद रखना है आपको, हैरी जॉर्ज और एस के सेट का ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि इसमें पूछा गया है बालाघाट, मंडला, शहडोल में। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो कि बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा वाला जो बेल्ट है वहाँ देखने मिलेंगे। जैव मृत्तिका वन कहा जाता है, सर्वाधिक मात्रा में ये वन पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट, कटिले वन राजस्थान से लगे हुए एरिया में, और पहाड़ी उपाद्र वन पचमढ़ी में मेनली आपको दिखाई देते हैं, जहाँ 150 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं इसे। फॉरेस्ट का जो टॉपिक है आपका एक एक कवर होता जाएगा। जैसे हमने हिल्स वगैरह पूरी कवर कर ली क्वेश्चन के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने पेपर देखा होगा तो पता होगा आपको कि फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन कब हुआ है मध्य प्रदेश में? 1970। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता 1964। और ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1964 बांस का राष्ट्रीयकरण, 1973 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। साल का नेशनलाइजेशन हुआ है 1975 में। गोंद हर्रा 1969। तो ये जो डेट्स मैंने आपको बताई है फिर से मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन हुआ है 1970 में, तेंदुपत्ता 64, 73 में बांस और सलई। साल का नेशनलाइजेशन हुआ है 75 में, इम्पॉर्टेंट है। और 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ है गोंद और हर्रा का, ये साल का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की है, जो कि 18th क्रम की है, 2024 में जारी की गई थी। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन और परसेंटेज वाइज सर्वाधिक वन, ये हम दोनों देखने वाले हैं। तो बालाघाट, देन छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। परसेंटेज में यदि पूछ लिया जाए तो उमरिया, फिर बालाघाट, श्योपुर, मंडला। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो उमरिया हो जाता है फर्स्ट, देन बालाघाट, श्योपुर और फिर मंडला। अब न्यूनतम की बात कर लेते हैं, लिस्ट। न्यूनतम की बात करें तो शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी। शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी। और परसेंटेज में न्यूनतम पूछ लिया जाए तो उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम। ठीक है। देखिए, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो परियोजनाएं हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस जो वीडियो है इसमें चर्चा की थी,
और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वो आपको बताए थे। राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? क्या नर्मदा पर है, क्या बेतवा पर है, क्या सिंध पर है, या क्या चंबल पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा रिवर पर है राजघाट परियोजना। मध्य प्रदेश की जो परियोजनाएं, आइए हम फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट मोड में। इंदिरा सागर डैम 1984 में बनता है, खंडवा में लोकेटेड है, 1000 मेगावाट कैपेसिटी। सरदार सरोवर डैम यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, पीवाईक्यू हो चुका है नर्मदा रिवर पर। चंबल पे बात करें तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। बाण सागर परियोजना मल्टीपल टाइम रिपीट, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है, देवलोंद शहडोल में लोकेटेड है, सोन रिवर पर है। हलाली डैम है आपका, जिसे सम्राट अशोक सागर डैम के नाम से जानते हैं, विदिशा बेतवा रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, विदिशा में पीवाईक्यू हो चुका है। बरगी डैम पीवाईक्यू, जिसे अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, जबलपुर में। राजघाट परियोजना राजघाट परियोजना यह है बेतवा रिवर पर। ठीक है, फिर अटल सागर मुझे याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है। अटल सागर, या जिसे मड़ीखेड़ा डैम भी कहते हैं, सिंध रिवर पर शिवपुरी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, एक बंजारा डैम सिप रिवर पर श्योपुर में। पगारा डैम पगारा डैम ये आसना रिवर पर मुरैना में है। बिला डैम पूछ लिया गया था एमपीपीएससी द्वारा एक एग्जामिनेशन में, सागर में है। आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। उर्मिल प्रोजेक्ट, उर्मिल छतरपुर में। ग्रेटर गंगेऊ, केन रिवर छतरपुर। थावर परियोजना, थावर मंडला, इंपॉर्टेंट है। और 52 प्रोजेक्ट ये पूछा जा चुका है, 52 प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है वेनगंगा रिवर पर राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, बालाघाट में लोकेटेड है। एक है संजय सरोवर, ये राजीव सागर है, 52 प्रोजेक्ट। एक है संजय सरोवर वेनगंगा रिवर सिवनी में। संजय सरोवर सिवनी में है, 52 बालाघाट में। देजला देवड़ा परियोजना कुंदा रिवर, ये पीवाईक्यू हो चुका है, देजला देवड़ा कुंदा रिवर खरगोन में। और एक बड़वानी की आई थिंक लोअर गोई परियोजना, ये जो बड़वानी की परियोजना है ये भी पूछी जा चुकी है। जोबट परियोजना अलीराजपुर में है। मान परियोजना धार में है। और एक भावसा परियोजना पूछी जा चुकी है एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में, बुरहानपुर में लोकेटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट, बारना परियोजना ध्यान रखिएगा, बारना ये भी पीवाईक्यू हो चुका है, रायसेन। सुक्ता पीवाईक्यू खंडवा। और पारसदोह डैम ताप्ती रिवर पर है, बैतूल में। हाँ, एक हरसी परियोजना, हरसी पीवाईक्यू पार्वती रिवर ग्वालियर में। कोलार डैम भोपाल में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में भोपाल भी दिया गया था, मोस्ट ऑफ द लोगों ने भोपाल टिक किया है। कोलार डैम परियोजना है सीहोर में, सीहोर। यहाँ गलत होने के चांसेस होते हैं। जैसे वो एक आता नहीं, भोपाल शुगर मिल कहाँ लोकेटेड है, ऑप्शन दिया रहता है भोपाल सीहोर, तो उसका करेक्ट आंसर सीहोर होता है। ठीक है, एक झाबुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कि क्या थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो भी कहीं और लोकेटेड है। गंजाल हरदा में लोकेटेड है, गंजाल परियोजना। भावसा डैम रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है, बुरहानपुर में लोकेटेड है। बुरहानपुर से कई क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, असरगढ़ फोर्ट से लेके काला ताजमहल, कुंडी भंडारा और वीरियस। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो बेगा ट्राइब मध्य प्रदेश में किस जिले में निवास करती है? आइए हम कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से, सहरिया ट्राइब का लोकेटेड है, कोल, कमार, पनिका, मुड़िया, गोंड, बेगा, प्रधान। ठीक है, भील ट्राइब, बरेला ट्राइब, ये यहाँ से आप
डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूर्वी ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में आपको बेगा गोंड कोल देखने मिलेगी, उमरिया, सीधी, कटनी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर में। पश्चिमी जनजाति प्रदेश जिसमें धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन ये से भी आता है, इसमें कोरकू, भील, भिलाला ट्राइब देखने मिलेगी। 36% ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश वेस्टर्न ट्राइबल रीजन में ही लोकेटेड है। सेंट्रल सदर्न ट्राइबल रीजन में आपको गोंड, प्रधान, भारिया, कोरकू, बेगा, हल्बा ट्राइब देखने मिलेगी। और जो नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन है मेनली सरिया ट्राइब। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हो, भील ट्राइब 39%, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 39% भील ट्राइब है। और उपजाति यहाँ से देख सकते हो, बारेला, बिलाला, पटेलिया, राठियास। निवास स्थान धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। गोंड ट्राइब की बात करें तो प्रधान, नगरिया, ओजा, कोयलाबुतीस, नागरची, सोलाहस। 33% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली नर्मदा घाटी, विंध्यन रेंज में आपको देखने मिलेगी। कोल ट्राइब रोतेला, रोतिया 7.6%, रिवा, सतना, शहडोल, सीधी। कोरकू ट्राइब पोथरिया, रुमा, दुलारिया, मोवा, सिरुपा 4.7% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास। सहरिया ट्राइब सबर, शवर, सोर 4%, मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट। बेगा ट्राइब बिंजावर, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कटमेना 2.7% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, मंडला, बालाघाट, शहडोल। ठीक है, और भारिया ट्राइब छिंदवाड़ा, पातालकोट मेनली, जबलपुर वगैरह में भी आपको देखने मिलेगी। फिर जो अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है, माड़िया, मंडला, शहडोल, पनिका, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, खेरवार, शहडोल, उमरिया, सीधी, पन्ना, अगरिया, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, पारदी, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बंजारा, बुरहानपुर, खंडवा, मालवा, निमाड़, कबूतरा, बुंदेलखंड, बांछड़ा, दशपुर, मंदसौर, रतलाम, कंजर, उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एरिया, कालीबेलिया, पश्चिमी मध्य प्रदेश, भराड़ी, हरबुला, निमाड़ क्षेत्र, लोहारपिट्टा, सागरपन्ना, छतरपुर, सतना, उराव, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, जबलपुर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हो रही है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसे। सोर, सागर, छतरपुर, दमोह। भीमा ट्राइब डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, और बिंजावर, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, मंडला। ठीक है, ये आदिवासियों को दिए गए विभिन्न नाम यहाँ से आप देख सकते हो। आदिवासी जो शब्द दिया था वो काका कालेकर, ठक्कर बापा, सर हर्बर्ट रिजले द्वारा। गिरिजन गांधी जी द्वारा। पहाड़ी जनजाति ग्रियर्सन। दलित वर्ग अंग्रेजों द्वारा। पिछड़े हिंदू जी.एस. घुरिये द्वारा। अनुसूचित जनजाति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, और विलीन मानव दासन दास। अब ये सेंसस आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, 1,53,16,784, 21.1% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। भारत के कुल जनजाति का 14.7% मध्य प्रदेश में निवास करती है। कुल ट्राइब्स की बात करें तो 46 है, 3 को विलोपित करने के बाद 43 हो गया है, कीर, मीना, पारदी को विलोपित किया जा चुका है अनुसूचित से, जो शेड्यूल्स होती है उसमें से हटा दिया गया है नाम। ये 46 ट्राइब्स देख सकते हो। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के आधार पर मध्य प्रदेश का रैंक हो जाता है 13। ये पूछा जाने की संभावना मुझे लगती है। 13th रैंक 3 पीबीटीजी से मध्य प्रदेश में। शहरिया, बारिया, बेगा 21 विमुक्त जनजाति है, 30 घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति है, और बाकी डेटा यहाँ से आप देख सकते हो। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21% पॉपुलेशन, लिंगानुपात 984। एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में 10-50। दशकीय वृद्धि दर 25% है, और जनजातीय जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश में 50। लिटरेसी रेट भी पूछी जाने की पूरी प्रबल संभावना है। कुल साक्षरता 50%, पुरुष साक्षरता 59%, महिला साक्षरता 41%। नगरीयकरण कितना हुआ है, ग्रामीणीकरण कितना हुआ है ट्राइब्स का, तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। ग्रामीणीकरण 92% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, शहरी क्षेत्र में 6.8%। ठीक है, सर्वाधिक शहरी एसटी जनसंख्या भिंड में, न्यूनतम शहरी एसटी जनसंख्या टिंडोरी में, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर हुई है छतरपुर में, न्यूनतम एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मंदसौर। ये छतरपुर मंदसौर वाला फैक्ट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये डिकेडल ग्रोथ है, सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ का हुई है ट्राइब्स की छतरपुर जिले में, न्यूनतम मंदसौर में। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी धार
एक मिनट रुकिए। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले धार, बड़वानी, झाबुआ। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले भिंड, दतिया, मुरैना। परसेंटेज में बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। और न्यूनतम की बात करें तो मुरैना, भिंड, मुरैना, दतिया। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, ध्यान से आप देखिएगा। सर्वाधिक यदि जनसंख्या पूछ ली जाए तो धार हो जाएगा, परसेंटेज में सर्वाधिक अलीराजपुर, और न्यूनतम में दोनों में भिंड भिंड है। बट कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है, तो चारों आपको पता होना चाहिए, 3 पोजीशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हो बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? क्या झाबुआ होगा, क्या छिंदवाड़ा होगा, होशंगाबाद होगा, या डिंडोरी? मोस्ट अप्रोप्रिएट डिंडोरी। ठीक है, अब ये देखिए फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? सहरिया, भारिया और बेगा। तो इसमें सहरिया दिया गया है। पीवीटीजीएस कौन घोषित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पीवीटीजी का जो स्टेटस देने का कार्य किया जाता है, वो कार्य किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। ठीक है, और पीवीटीजीएस की बात करें तो भारत में 18 स्टेट और एक यूटी अंडमान निकोबार, इनमें पीवीटीजीएस निवास करती है। टोटल 75 पीवीटीजीएस को ये दर्जा दिया गया है। और मध्य प्रदेश में पीवीटीजीएस, सहरिया, भारिया और बेगा तीनों की पॉपुलेशन यदि काउंट करें तो लगभग 10 लाख की समथिंग होती है। 10 लाख से ऊपर है कुछ, 10 लाख आई थिंक 16,000 है। ठीक है, और पीवीटीजीएस के लिए गवर्नमेंट स्कीम, इनिशिएटिव्स वगैरह, वेलफेयर स्कीम चलाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करेगी। स्टेटस देने का कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। होम जो ये स्टेटस कौन देता है ये पूछा जा चुका है, आई थिंक एआरओ में पूछा गया है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, हमने कंप्लीट लिस्ट देखी जो बैतूल रीजन है वहाँ पे। अब ये देखिए, मैंने जो आपको ट्राइबल का डेटा बताया, वहाँ से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाएंगे। कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है? 21.1%, 21.09 या 21.1%। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? ये देखो, चौथा क्वेश्चन आपका बन गया जो मैंने लिस्ट आपसे कवर कराई थी। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, शिवपुरी रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? लोकमित्र, नई दिशा, ज्ञानदूत, जन मित्र। अब ये पीवाईक्यू हो चुका है इतने बार। जो ज्ञानदूत परियोजना है ये आई थिंक धार से स्टार्ट हुई थी, ये गवर्नेंस परियोजना है और ये कई बार पूछी जा चुकी है ज्ञानदूत परियोजना। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीले सेलुलॉइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, इसे टैप भंडारण कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यदि हम देखें तो रजिस्टर मेमोरी सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी, फिर कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी, इस रूप में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ उसमें। देखिए, सबसे अधिक स्पीड पूछ लिया जाए तो रजिस्टर का होता है, देन कैश मेमोरी होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। बट स्टोरेज के हिसाब से देखें तो सबसे कम स्टोरेज रजिस्टर में दिखेगा और सबसे अधिक आपको सेकेंडरी मेमोरी में। जो रजिस्टर है वो सबसे फास्ट तो होता है, बट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कुछ हंड्रेड्स बीट्स की होती है, बाइट्स की। कैश मेमोरी की बात करें तो कुछ 1 से 8 MB। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसकी तो एक्सटेंड हो जाती है 256 GB तक या उससे भी अधिक। और ये तो आपको पता ही है, सेकेंडरी मेमोरी येटा और जेटा इसमें काउंट होती है, TB, येटा, जेटा। मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। अब ये देखिए, मशीन लर्निंग डिटेल में वीडियो बनाया जा चुका है। मशीन लर्निंग के 3 टाइप होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कौन सा टाइप नहीं है? रीफर्बिश्ड लर्निंग। तो देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जो आपने टेस्ला की कार्स देखी है, ऑटोमेटेड टेस्ला कार, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। वातावरण से सीखती है बेसिकली, इंटरेक्ट करके। और ये जो मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग है बेसिकली
वो इस प्रिंसिपल पे कार्य करती है कि यदि कुछ अच्छा वो नोटिस कर लेती है या कुछ अच्छा करती है तो उसको प्रमोट किया जाता है। और यदि कुछ मतलब एआई जो टूल्स है, बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर पे कार्य करती है। ट्रायल और एरर के माध्यम से सीखती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज तो की बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग में डेटा फीड कर दिया जाता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, ये सुपरवाइज लर्निंग पे कार्य करती है। अनसुपरवाइज लर्निंग, ये मॉडल्स यूज़ होते हैं एल्गोरिथम में जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, यहाँ अनसुपरवाइज लर्निंग करती है। सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल इसी वे में समझे तो हमने डेटा में ये फीड कर दिया कि इस प्रकार की जो एक मिनट रुकिए, इस प्रकार का जो शेप है वो गेंद का है, ठीक है। तो उसे इस प्रकार का कोई शेप दिखाया जाता है तो डिटेक्ट कर लेता है कि ये गेंद है, बॉल है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में उसे डेटा तो फीड नहीं किया जाता है, वो एल्गोरिथम के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अलग अलग कस्टमर को जो ऑफर्स दिए जाते हैं वो अलग अलग ऑफर्स के रूप में उन्हें दिए जाते हैं। किसी को कोई प्रोडक्ट पे 50% ऑफ दिखा रहा होगा तो किसी को 20% ही ऑफ दिखा सकता है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। रिफर्बिश लर्निंग ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और ये है आपका डीप फेक से क्वेश्चन। यदि आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौती देखने मिलती है। एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन वीडियो, ऑडियो या छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती है जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं है। इसे कहा जाता है डीप फेक। आपने डीप फेक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हुए देखी होगी। डीप फेक वीडियो, रियलिटी में ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती है बट एआई के माध्यम से बना दी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली 3 टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं मुझे लग रहा है। एक बार किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, पेपर 1 में ही। तो एएनआई, आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये 3 टाइप होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो वॉइस असिस्टेंस है वो आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस का प्रकार है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस अभी डेवलपिंग फेज में है, स्टिल इन डेवलपमेंट। ऑटोनोमस रोबोट जैसे एक मिनट रुकिए। हाँ, जो ए जी आई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये डेवलपिंग फेज में। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रोबोट जो कि कैपेबल है कुकिंग करने में भी, कोडिंग भी कर लेता है, ड्राइविंग भी कर लेता है, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ कर लेता है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। दिस इज़ अ थ्योरेटिकल ए जी आई एंड वुड पोजेस ह्यूमन लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी बेसिकली। और आपका ए एस आई आ जाएगा, ये हाइपोथेटिकल स्टेज है, ये बहुत फ्यूचर की बात है, वेयर द एआई वुड सरपास द ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। बेसिकली दिस इज एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अभी हम किस फेज में, ये जो एजीआई फेज है वो डेवलपिंग फेज है और एएनआई फेज हम अचीव कर चुके हैं। वॉइस असिस्टेंस वगैरह, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स वगैरह है, ये सब ए एन आई में आता है, ए एन आई सॉरी, है ना। और ये एजीआई डेवलपिंग फेज में है। किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की थी। अब थोड़ा हम फास्ट करते हैं, काफ़ी अधिक समय हो जाएगा नहीं तो देखिए, हथनोरा में मानव खोपड़ी जो मिली थी वो उसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है और ये होमो इरेक्टस की खोपड़ी थी। इसकी खोज किसने की थी? 1982 में अरुण सोनकिया जी ने, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये हथनोरा कहाँ लोकेटेड है? सीहोर जिले में। यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मनोरंजन घोष, इनकी हमने चर्चा की थी। आदमगढ़ की जो साइट है नर्मदापुरम, 1920 में मनोरंजन घोष द्वारा खोज की जाती है। भीमबेटका 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा, जो ऑप्शन सी में आपको देखने मिलेंगे। नवदाटोली खरगोन, एच डी सांकलिया द्वारा। जावरा रतलाम में एच वी त्रिवेदी द्वारा उत्खनन कार्य किया जाता है। और सोनवैली में जी आर शर्मा द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नाग वंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर इस वंश की स्थापना की थी? वृषनाग नाग वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने इनिशियली विदिशा में स्थापना की थी और लेटर ऑन फिर कैपिटल चेंज हो जाती है ग्वालियर में। तो इनिशियली जो स्थापना हुई थी वो विदिशा में हुई थी। मध्य प्रदेश की जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। होलिका डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, मंसूर वाले रीजन में होलिकर और यशोवर्मन इसके संस्थापक होते हैं। कैपिटल दशपुर है और इनके जो वेरियस इंस्क्रिप्शन है वो पूछे जाते हैं। वासुल कवि और सौंदनी इंस्क्रिप्शन, ये सभी क्वेश्चन पीवाई के हो चुके हैं। मेघ बघेलखंड रीजन में बांधवगढ़ कैपिटल है। नागवंश भी पूछा जाता है, ये यहाँ ही क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। और कारदामक वंश उज्जैन में परिव्राजक पीवाई के हो चुका है। बुंदेलखंड रीजन परिव्राजक पन्ना कैपिटल पन्ना। उच्छकल्प वंश उच्छकल्प ये पीवाई के हो चुका है। उछहरा सतना ठीक है। आभिर वंश भी पूछा जाता है। खानदेश ईश्वर सेन द्वारा स्थापना की गई थी। वकाटक पूछा जाता है। गर्दभील उज्जैन गंधर्व सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त हुआ था? तो पहले हम राजशेखर की बात कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूँ, युवराज देव है। राजशेखर की बात करें तो प्रारंभ में कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल सेकंड और महिपाल इनके दरबारी थे। बाद में कलचुरी शासक युवराज देव के दरबार में ये कवि थे। और युवराज देव प्रथम को इन्होंने उज्जैनी भुजंग कहा है। ये भी पीवाई की हो चुका है। एक मिनट रुकिए, ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं की बात करें राजशेखर की तो एक काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कपूर मंजरी, बाल भारत, ये बुक्स याद रखिएगा। और ये कपूर मंजरी है वो है प्राकृत में। कलचुरी वंश के बारे में आप जान लीजिएगा। इनकी 3 शाखा है कलचुरी वंश जो यहाँ मेंशन है। पश्चिमी शाखा माहिष्मती शाखा जिसकी कैपिटल खरगोन थी। त्रिपुरी शाखा जिसकी हमने चर्चा की है, युवराजदेव प्रथम त्रिपुरी शाखा के एक शासक थे। और त्रिपुरी शाखा ये जबलपुर वाले रीजन में थी और रतनपुर शाखा एक थी। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो महलक देव को परास्त किया था आइन उल मुल्क ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो परमार वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर जो महलक देव वाला है वो आइन उल मुल्क वाला थोड़ा लास्ट में हम जानेंगे। देखिए थोड़ा मैं फास्ट ही करता हूँ अभी। परमार शासक संस्थापक मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। कृष्णराज या उपेंद्र दोनों नाम मिल सकते हैं। कैपिटल उज्जैन और धार। इनिशियली उज्जैन थी फिर धार हो गई थी। श्रीहर्ष ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है 2 मार्कर में। श्रीहर्ष इन्हें सियक द्वितीय भी कहा जाता है और ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं परमार डायनेस्टी के। और वेरी सिंह सेकेंड जिन्होंने उज्जैन से कैपिटल धार शिफ्ट की थी। वाकपति मुंज मालवा का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इन्होंने जो धार है वहाँ मुंज सागर लेक का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। वाकपति मुंज के दरबार में ही परिमल या पद्मगुप्त रहते थे और जिनकी रचनाएं नव सांक चरित ये पीवाई की हो चुका है। परिमल नाम भी पूछा जा चुका है। और जो नव सहसांक चरित है उसमें सिंधुराज उनका जो पुत्र है वाकपति मुंज का, उनके विजयों का वर्णन है। और सिंधुराज का पुत्र होगा राजा भोज, ये आपको पता होगा। राजा भोज की बात कर लेते हैं। राजा भोज से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। जन्म हुआ था 1980 में। कैपिटल 980 में। कैपिटल धार। उपाधि कविराज। मृत्यु हुई थी 1050 ईस्वी में धार में। इनकी जो बुक्स है मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। सरस्वती कंठावरण ये संस्कृत व्याकरण की बुक है। थीम पता होना चाहिए। समरांग सूत्रधार ये वास्तुकला की बुक है। समरांग सूत्रधार सरस्वती कंठावरण। युक्ति कल्पतरु जहाज मेकिंग की बुक है। भोज चंपू विद्या विनोद चारु चर्चा श्रृंगार प्रकाश। ठीक है। राजा भोज ने कई निर्माण कराए। वासवी क्वेश्चन पूछे जाती है। भोजशाला धार। त्रिभुवन टेम्पल एमपीपीएससी प्री 2019। भोजपुर मंदिर
भोपाल से यदि आप रायसेन साइड जाओगे तो भोजपुर टेम्पल आपको देखने मिलेगा। और हाँ, इनके दरबारी पूछे जाते हैं। धनपाल रहते थे, धनपाल, इन्होंने तिलक मंजरी लिखी है। दामोदर मिश्र, जिन्होंने हनुमान नाटक लिखी है। और उबट, वैदिक साहित्य के टीकाकार, ये उनके दरबारी थे। फिर इनके बाद उदयादित्य मेन जो शासक है वो आते हैं परमार शासक में, जो आपने विदिशा में उदयपुर शहर सुना होगा। नीलकंठेश्वर टेम्पल उदयादित्य द्वारा ही बनाया गया था। और लास्ट होते हैं इनके महलक देव, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। महलक देव परमार वंश के अंतिम शासक है और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है आइनुल मुल्क द्वारा इन्हें हरा दिया जाता है। निमाड़ के फारूक वंश के संस्थापक कौन है? मलिक अहमद रजा फ़ारूकी। ये जो कल पेपर मैंने 2 दिन पहले जो पेपर अपलोड किया था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो बुरहानपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो फारूकी डायनेस्टी है वो पूछी जा रही है रिपीटेडली। जो फारूकी डायनेस्टी है बुरहानपुर या जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पे फारूकी डायनेस्टी के जो संस्थापक है मलिक अहमद रजा फ़ारूकी द्वारा यहाँ स्थापना की जाती है। फिर इनका पुत्र नासिर खान, गुजरात के एक शासक द्वारा इन्हें खान की उपाधि दी जाती है नासिर खान को, और इन्हीं के नाम पर फिर लेटर ऑन ये जो रीजन था उसे खानदेश के नाम से जाना जाता था। और जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर का ओल्ड नेम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो ओल्ड नेम था भृगनापुर या ब्रह्मटपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एनी एर्नो, हांगकांग, लाजलो क्रॉजनहाय, हॉरकाई, लुइस ग्लुक। 2025 का नोबेल क्या पूछा गया है? साहित्य में। तो साहित्य में मिला है लास्लो क्रॉजन हॉरकाई। ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हो। साहित्य में मिला है लास्लो क्रॉजन हॉरकाई, जो कि हंगरी से आते हैं। शांति का मिला है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुला। इकोनॉमिक्स का मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट। आई थिंक जो अभी 24 मई में एग्ज़ाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार विजेता पूछ लिए गए थे, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट। रसायन सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, ये रसायन का इन्हें मिला है। भौतिकी जॉन क्लार्क, डेवेरोट मार्टिनस। और चिकित्सा का ब्रुनको रामस्टेल साकागुची। बाकी आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाले पहले व्यक्ति बने? अंद्रेजेस बारगियल। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित किए जाने की घोषणा है? अहमदाबाद में। आप निगेटिव मार्किंग का पूछ रहे थे, जिससे निगेटिव मार्किंग 1/4 इंट्रोड्यूस हुई है। तो सबसे बेस्ट है कि आप पेपर लगा के देखिए। यदि आपका जैसे आपको 120 क्वेश्चन आ जाते हैं 200 में से, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, और यदि आपको लगता है कि 60 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने चाहिए तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार की है, आप पेपर सॉल्व करके देखिए। अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि आप नेट गेन में रहते हो या नेट लॉस होता है आपको। ठीक है, 4-5 पेपर लगाइए, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि निगेटिव मार्किंग कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, 1/4 है तो यहाँ पे आपको नेट गेन में अधिक होने की संभावना होती है यदि आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को। तो इस अभी मेरे पास भी समय का कंस्टेंट है तो मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सरक नरक यांचे नामक उपन्यास के लेखक है जगदीश चंद्र जोशीला जी, जो 2025 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हुए थे। जगदीश चंद्र जोशीला जी। 2026 में जिन्हें पद्मश्री मिला है मध्य प्रदेश के पर्सनैलिटी भगवान दास रायकवाड़ जी। स्पोर्ट्स से संबंधित कैलाश चंद्र जोशी जी। लिटरेचर एंड एजुकेशन से मोहन नागर जी, एमपीपीएससी प्री 2026 सोशल वर्कर से। और लास्ट है नारायण व्यास जी, आर्कियोलॉजी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल पार्क पीएम मित्र, ये है आपका भेंसुरा ग्राम धार में। 17 सितंबर में इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने, बर्थडे के दिन।
अब ये देखिए परियोजना हरसी परियोजना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। हमने पढ़ा था पार्वती रिवर पर है ग्वालियर में। और ये देखिए ये इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। ठीक है, ये बाणसागर परियोजना। और राजघाट परियोजना भी पूछी जा चुकी है इसी पेपर में। ठीक है, तो ये जो भी परियोजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अर्थात 8 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। तो मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना सोन रिवर पर। चांदनी थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर जिले में लोकेटेड इन नेपानगर में। ठीक है, बुरहानपुर से क्वेश्चन काफ़ी सारे फ्रेम हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है, 1953 में स्थापित होता है और सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट भी यही है। तवा रिवर से तवा रिवर वैली से इसके कोल सप्लाई होती है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है कल मैंने आपको लिस्ट पूरी कंप्लीट कराई थी, मतलब कल मतलब जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें, पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये है आपका चचाई में। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से। चांदनी थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर में। विंध्यांचल थर्मल पावर प्लांट ये है बेडन सिंगरौली में। 4760 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है जो विंध्यांचल थर्मल पावर प्लांट है वो। और रूस की सहायता से, जो फर्स्ट चरण इसका रूस की सहायता से और जो सेकंड फेज़ है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित हो रहा है। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट ये लोकेटेड है आपका खंडवा में। 25-20 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, मल्टीपल टाइम रिपीट सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये है आपका बैतूल में, बैतूल जिला सारनी में। और जो वाटर सप्लाई होती है तवा जलाशय से कोला पाथरखेड़ा, पीवाईक्यू हो चुका है, यूएसए द्वारा वित्त पोषित है। वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को, ये पीवाईक्यू हो चुका है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी ओल्ड पीवाईक्यू है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की बात करें, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट सोहागपुर क्षेत्र से कोयला सप्लाई होता है, सोन रिवर से वाटर सप्लाई होता है। 1965 में फर्स्ट यूनिट स्थापित हुई थी और लोकेशन इसका अनूपपुर के चचई में है। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ये झाबुआ में न होकर ये है सिवनी में। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा, झाबुआ में नहीं, ये सिवनी में। बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट ये है छतरपुर में, केन और शामरी में। दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट खंडवा में। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट उमरिया वीरसिंहपुर में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो 27 पॉइंट कुछ समथिंग था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 से लेकर 29 के मध्य। ठीक है, 27.6% था नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या थी 72.4%। सर्वाधिक नगरीकरण का हुआ है, यदि ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है। सर्वाधिक नगरीकरण उसकी ट्रिक है बीग, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। और सबसे कम नगरीकरण हुआ है दास में, डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्या पूछ लिया है? यूपी और छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। मुरैना और शिवपुरी राजस्थान यूपी के साथ, सिंगरौली यूपी छत्तीसगढ़ के साथ, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के साथ, अलीराजपुर महाराष्ट्र गुजरात के साथ और झाबुआ गुजरात राजस्थान के साथ। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले जो 2 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो 18। अब ये क्वेश्चन देखिए पैसा एक्ट से संबंधित है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि का वापसी का अधिकार है, नियम 20 में। आई थिंक मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, एक बार इसे आप चेक कर लीजिएगा। इतना डिटेल में यदि क्वेश्चन आते तो लगभग किसी से नहीं बनते, मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी हमें। राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास अधिकरण का नाम परिवर्तित कर कोल जनजातीय विकास अधिकरण कर दिया गया था। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? आई थिंक 2011 मुझे याद आ रहा है। कोल विकास प्राधिकरण जून 2011 में। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? 24। वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मेंशन है। प्रधानमंत्री जनमन
जो स्कीम है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो मेनली पीवीटीजी से पीवीटीजीस मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सरिया भारिया बेगा उनके लिए रन की जा रही है, और देश में 75 पीवीटीजी समूह 18 स्टेट 1 यूटीज में निवास करती है। और जो ये पीएम जनधन स्कीम है, इसमें 9 मंत्रालय को इंटीग्रेट करके जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो इम्प्लीमेंट करने का कार्य की जा रही है इस स्कीम को। इसमें क्या डेवलपमेंट होगा पीवीटीजीस जो एरियाज है उसमें, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, विकास की जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाया जा सके। ठीक है, और ये डेट पूछी जाती है कब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ये डेट आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनमन की जो डेट मुझे याद आ रही है 15 नवंबर 2023। ठीक है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पीएम जनमन स्कीम, जनमन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, और पीवीटीजी समूह को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए 1973 में ढेबर कमीशन बना था। उन्होंने 4 कंडीशन बताई थी, या तो घटती या स्थिर पॉपुलेशन हो, सेकेंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, जो पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हो, थर्ड आर्थिक पिछड़ापन, ट्राइब्स में भी उनमें आर्थिक पिछड़ापन हो, और फोर्थ लो लिटरेसी रेट। ये 4 कंडीशन ढेबर कमीशन ने बताई थी, और पीवीटीजी को डिक्लेयर करने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवकों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? मैंने एक्ट आपको कवर करा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप दे सकते हो। धारा 4 में ये मेंशन है। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हो द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो हाईलाइट भी कर दी है, जैसे 23 सेक्शन है इस एक्ट में। एक्ट नंबर कौन सा है? 33 है, 11 सितंबर 1989 की डेट है इसमें, और इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 40th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1989 में 40th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के उपलक्ष्य में इसे अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल वगैरह है, धारा 1 में, धारा 2 में डेफिनेशन है। ये जो मैंने PYQ लिख के रखा है, ये PYQ हो चुकी है। स्पेशल कोर्ट का गठन होता है धारा 14 में, ये PYQ हो चुका है। पब्लिक सर्वेंट IPC की धारा 21 में समझा जाता था, अब IPC तो चेंज हो चुकी है, उसका नाम BNS कर दिया गया है। ठीक है, ये PYQ वगैरह मैंने मेंशन कर दिया, आप यहाँ से देखिए एक बार। पनिशमेंट जो है ऑफेंसेस के लिए वो मेंशन है धारा 3 में। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैक्सिमम पनिशमेंट है इसमें कैपिटल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम या पनिशमेंट आप दे सकते हो डेथ है। ठीक है, मैक्सिमम यदि पनिशमेंट पूछी जाए तो डेथ। क्या कंडीशन है उसकी, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइक, ये सभी मेंशन है। इसको इसकी PDF में अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप इसे देखिएगा। ये PYQ हो चुका है सेक्शन 14। अपील वगैरह 14A में है। अपील का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट अपील में कितना टाइम पीरियड है, सेकंड अपील में। जो केसेस है 2 मंथ्स में कंप्लीट होने चाहिए स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, 90 डेज़ और 180 डेज़ का क्या है, यहाँ से आप क्लॉज देख सकते हो पॉज करके। राइट्स ऑफ विक्टिम्स है धारा 15 में। ठीक है, इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 4। जनजातीय मंत्रणा परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये आप जरूर कवर कीजिएगा। यहाँ से अब ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? यूनिट 4 में आपके संवैधानिक प्रावधान वगैरह मेंशन है, उसमें उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स वगैरह है, जो भी प्रोविजन है, वो पूछे जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में हुई थी। थोड़ा हम फास्ट करते हैं अभी। मध्य प्रदेश जैविक संसाधनों के लिए बेहतर उपयोग के उद्देश्य 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? जैव विविधता विभाग। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, और उष्णकटिबंधीय के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, आई थिंक इसमें आयोग ने दोनों आंसर दिए थे, बट इसमें मैं आई थिंक वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुझे ध्यान आ रहा है। ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया था? सोयाबीन। और रिसेंटली इसमें राइस को भी ऐड कर दिया गया है, चावल को। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 2024-25 में 15 लाख करोड़ के समथिंग था। ठीक है, ये 24-25 का डेटा पूछा है। 2025-26 का भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करा दिया है, उसमें लगभग 16.5 लाख करोड़ के समथिंग हो चुका है मध्य प्रदेश का जीएसडीपी। और यदि आपको नहीं भी आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो एलिमिनेशन टेक्निक में मैं बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है? जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है पता है ना आपको? जीडीपी क्या है पता है आपको? स्टेट का वही जीएसडीपी हो जाएगा। जीडीपी क्या होता है? जैसे भारत की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसके भीतर एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनका फाइनल वैल्यू, वो होता है जीडीपी। और यही कॉन्टेक्स्ट आप देश को छोटा करते हुए स्टेट के लिए लागू कर दोगे तो वो हो जाएगा जीएसडीपी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इतना एग्जैक्ट हो सकता है कि कभी 14, अनटिल और अनलेस ये ना पूछा हो कि अप्रॉक्स इतना है, तो एग्जैक्ट इतना तो हो नहीं सकता। ठीक है, 14 लाख करोड़ या ना 16 लाख करोड़। बचे आपके पास दो ऑप्शन, इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते थे। ठीक है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स पूछता यहाँ देता कि लगभग कितना है, तो 14 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ इस प्रकार का डेटा फिर वो देता। जब डेटा ही इस प्रकार से दे रहा है ऑप्शन देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा एलिमिनेशन टेक्निक कैसे कार्य करती है। आप यहाँ 50-50 में पहुंच जाते हो यदि नहीं भी पता हो तो। फरवरी 1930 को जबलपुर में दैनिक लोकमत का संपादन प्रारंभ किया था डॉक्टर डीपी मिश्रा, और ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं 2 बार। और मध्य प्रदेश में राजनीति के इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। 1922 में इन्होंने शारदा पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ किया था। इनकी जो आत्मकथा है वो है लिविंग एन एरा, मेरा जिया हुआ युग। और इनका जन्म यूपी में होता है, डीपी मिश्रा का। लोकमत की बात करें तो फैब 1930 में जबलपुर से दैनिक लोकमत का इनका संपादन प्रारंभ होता है। ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्वेश्चन के रूप में हो सकती है फिर से फ्रेम। आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई थी? मित्र सभा। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस किसकी रचना है? स्टीफन हिस्लॉप। जितनी भी बुक्स वगैरह थी मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताई है, आप उसे जरूर देखिए। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजती है? कोरकू ट्राइब। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। जितने भी प्रजामंडल है सब एक लाइन से लिस्ट बना लीजिए, जैसे झाबुआ प्रजामंडल 1934, इंदौर प्रजामंडल 1935, ये पूछा जाने की संभावना है इंदौर प्रजामंडल। भोपाल और सीहोर का जो प्रजामंडल है 1938, पहला कौन सा बना था? झाबुआ। और ओरछा में प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939। ऐसे आप जो भी डेट है वो एक लिस्ट बना के याद कीजिए। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? एच एस कामत। ठीक है, ये प्रथम भी थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है, एच एस कामत। आरसीवीपी नरोना ये मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्य सचिव रहे। और प्रेसिडेंट में कौन है? अनुराग जैन जी, 35th क्रम के। और जो आरसीवीपी नरोना है, इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश एकेडमी जो है उसका नाम परिवर्तित कर इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। आरसीपी नरोना एकेडमी हो चुका है 1966 में। एज ए लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में स्थापना होती है। 1975 में मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी कर दिया जाता है और 2001 में आरसीवीपी नरोना एकेडमी के नाम से भोपाल में इनके नाम पर वो एकेडमी को कर दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। जो भी डेट्स वगैरह याद रख लीजिएगा।
29 दिसंबर 1993 में विधानसभा में बिल पास होता है। विधेयक प्रस्तुत होता है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित मध्य प्रदेश का, और 30 दिसंबर 1993 में पारित होता है। 24 जनवरी 1994 में राज्यपाल एसेंट देते हैं और 25 जनवरी 1994 में लागू हो जाता है। ठीक है। एक्ट में 15 धाराएं, अध्याय और 132 धाराएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 के अनुसार गोवंश को परिभाषित किया गया है गाय, सांड, बैल, बछड़ा। ठीक है। ये आप कंप्लीट एक्ट देख सकते हो, मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 2004। जो डेफिनेशन है बीफ वगैरह और काउ प्रोजेनी कंपोनेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये स्लॉटर वगैरह ये मेंशन है धारा 2 में। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी और 29 मार्च 2004 को ये पब्लिश हुआ था एक्ट। इंपॉर्टेंट डेट है। संक्षिप्त नाम 1 में है, धारा 2 में डेफिनेशन वगैरह दी गई है, धारा 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ वेटनरी ऑफिसर, ये PYQ हो चुका है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ प्रोजेनी, प्रोहिबिशन ऑफ द पोजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीफ, धारा 5 में। यहाँ से आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिए। पेनाल्टी वगैरह धारा 9 में है। 6 मास से कम नहीं होगी सजा और 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, ऐसा है। मैक्सिमम 3 वर्ष, और पेनाल्टी वगैरह 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, यहाँ मेंशन है धारा 9 में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ में हेड कांस्टेबल से बिलो का नहीं होगा, ये सब देख लीजिएगा। 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है संभागीय आयुक्त में। ठीक है। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है तो हम एंड करते हैं सेशन का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।